स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र पर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांतों के अंतर्गत हमारा एक भाग कंप्लीट हो चुका है। ये हम सेकंड भाग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेकंड भाग चलिए डायरेक्टली हम मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट भाग में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मैं स्पेशली सिर्फ इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप डायरेक्टली सेकंड भाग को देख रहे हैं तो कृपया करके ना देखें, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसके पहले भाग को देखना आवश्यक है। पहले भाग को कंप्लीटली देखिए, उसके बाद ही सेकंड भाग पर आप लोग मूव करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली मूव करते हैं अपने सेशन पर, जहां से हमने छोड़ा था। देखिए, इस पहले भाग में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो पहले भाग में हम विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत की एक व्याख्या कर चुके हैं, उसको कंप्लीटली समझ चुके हैं। इसके बाद में हमने इसकी विशेषता आधारभूत तत्वों पर डिस्कस कर चुके हैं और पॉइंटों के माध्यम से वन बाय वन करके इस प्रकार से हमने समझने का इनको प्रयास किया था। ठीक है, उसी के बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट था हमारे यहाँ पर इनकी विशेषता, और विशेषताओं को भी हमने लगभग 6 पॉइंटों के माध्यम से इसकी विशेषताओं को कवर किया था। और इन पर कंप्लीट डिस्कस हमारा हो चुका था, जो काफी एक लंबा, अर्थात लगभग 40 मिनट का हमारा पहला भाग कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्टली जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उससे को हम अब डायरेक्ट मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात यहाँ पर हमारा सेशन रुक चुका था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। इस चित्र को समझने से पहले इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे कि कंप्लीटली समझ आएगा आप लोगों को। जरा देखिए इसको दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझना तो ये मैप एकदम ग्राफ बिल्कुल समझ आएगा। ये पूरा विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया है ना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया है। और उन्होंने इस चित्र के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है, ये जरा समझिए। इसमें सबसे पहले आप देखिए ओ एक्स। ओ एक्स क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ओ एक्स यहाँ पर आपको समय दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट में बात की उसने ओ वाई, तो ओ वाई दी गई है दोस्तों पूंजी का संचय अर्थात पूंजी की बचत। तो ओ और वाई की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो पूंजी संचय की बात की गई है। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों ग्राफ के अब माध्यम से अब इसको जरा समझिए। इनका कहना है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो डी पॉइंट पर होती है। किस पर? डी पॉइंट पर, अर्थात ये रहा आपका डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पर होती है ना। और ये जो विकास करते हुए अर्थात आगे बढ़ते हुए ओटी समय पर अवधि में आर बिंदु तक पहुंच जाती है। तो इनका कहना यह है कि जिस किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था प्रारंभ में एक इस स्थिति पर होती है, अर्थात की बहुत लोअर स्थिति में होती है, जो धीरे धीरे विकास करते हुए ये एक निश्चित समय तक पहुंच जाती है, निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है, जैसे कि ये आर बिंदु दिया गया है ना। लेकिन इसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है वो आगे, परंतु इस बिंदु से आगे विकास नहीं हो पाता। अब जरा समझिए दोस्तों इस बात को। इनका कहना यह है कि अगर मैं चित्र के माध्यम से समझे तो आप स्पष्ट रूप देखिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वो उस अर्थव्यवस्था की शुरुआत जीरो से ही होती है। जीरो या थोड़ा बहुत ऊपर से ले लीजिए आप लोग। जब शुरुआत होती है तो काफी समय तक ये विकास करती है, अपने स्वयं का डेवलप होती है, विकास करती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब उसका विकास रुक जाता है, मतलब स्तब्ध हो जाती है। तो उसी अवस्था को इन्होंने स्तब्ध नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्तब्ध नाम दिया है। तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब अर्थव्यवस्था अपना विकास करना रोक देती है, अर्थात अब वो थम जाती है, उससे आगे वो विकास नहीं कर पाती है ना। और वो स्थिति कौन सी है? तो चित्र के माध्यम से ये आर को बताया गया है। ये आर पॉइंट एक स्तब्ध अवस्था को जो है प्रदर्शित करता है यहाँ पर। अब क्यों? अब जैसे कि इसके अब सामने एक क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों कि एक विशिष्ट बिंदु पर, या कहें कि एक विशेष अवस्था में आकर के ये अर्थव्यवस्था विकास करना क्यों बंद कर देती है। तो इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया है कि एक अवस्था में उत्पत्ति का हास नियम लागू हो जाता है। उत्पत्ति का हास नियम लागू हो जाता है। अब ये हास नियम आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है। तो अब इसको ऐसे समझिए, जरा छोड़िए इसको, देखिए इनका स्पष्ट तौर पर कहना, ये छोड़ दीजिए मैप वगैरह को, सबको हटाइए। अब इसको ऐसे समझिए कि इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि भाई किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना,
तो जब शुरुआत होती है उसकी तो कुछ समय तक ये अपना विकास करती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब उसका विकास थम जाता है, रुक जाता है। कैसे थम अब भाई इसके पीछे इन्होंने ये तर्क दिया है कि क्यों थम जाता है, तो क्यों का इन्होंने इस प्रकार से तर्क दिया है कि जब कोई देश की अर्थव्यवस्था विकास करती है और एक स्थान पर आकर थम जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थान विशेष से, उस समय से अब उस अर्थव्यवस्था के विकास पर हास नियम स्टार्ट हो जाएगा, उत्पत्ति का हास नियम स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात ये कि प्रारंभ से जिन संसाधनों के माध्यम से आपकी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस कर रही थी, उन संसाधनों में अब हास, अर्थात कि अब उसमें जो लॉस होना स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो संसाधन भी एक समय के बाद में पुराने हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे, उनमें भी अब खर्चा बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम अपना कार्य करने, जैसे मान लेते हैं एक कोई कंपनी है, एक या एक कहें कि एक स्कूल है, हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक स्कूल में 50 बस है बच्चों के ट्रेवलिंग के लिए, उनको बच्चों को घर से लाने के लिए, है ना। एक 50 बस वाला एक स्कूल है। अब वो स्कूल स्थापित तो होता है, उसी वर्ष वो अपनी बसें लेता है। तो कुछ समय तक, अर्थात कि कुछ सालों तक तो उन बसों में कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो इस अवस्था में जब वो बसें नई है तो कोई खर्चा नहीं होगा उनमें और कंटिन्यूअसली वो चलती जाएगी, अर्थात कि स्कूल को एक प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद में जब वो बसें पुरानी होने लगेगी तो अब उन बसों में भी कुछ जो है उनके रिपेयर करवाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो भाई वो जो खर्चा बढ़ेगा ना, वो खर्चा, अब देखिए पहले, इससे पहले तो खर्चा नहीं था उन बसों के लिए, लेकिन अब खर्चा होने लगा है। तो वो जो बस में जो अलग से पैसा लग रहा है उसके रिपेयर करने के लिए, वही कहलाएगा उत्पत्ति का हास नियम। क्या कहलाएगा? उत्पत्ति का हास नियम। कि जो जिन संसाधनों के माध्यम से वो स्कूल अपना इनकम कर रहा था, अपनी आय कमा रहा था, आय हो रही थी, उस आय में जितने संसाधन लगे हुए थे, उन संसाधनों में अब उत्पत्ति का हास नियम लागू हो चुका है। अर्थात कि वो संसाधन पुराने हो चुके हैं, अब उनमें भी खर्चा बढ़ने लगा है। तो वो खर्चा बढ़ने के कारण से ही, अब देखिए इसको वहां पर लेके जाइए वापस से, इस स्कूल वाले एग्जाम्पल को अब जरा पुट कीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। भाई किसी देश की अर्थव्यवस्था में भी तो कुछ संसाधन होंगे ना, जिनके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस करेगी। तो उन्हीं संसाधनों के पुराने होने पर, या कहें कि आगे बढ़ने के बाद में वही संसाधन पुराने होने लगते हैं और अब उन संसाधनों में भी उत्पत्ति का हास नियम जो होता है, जो लॉस होता है, वो लॉस जो है अब वहां पर होने लगता है। इस कारण से इनका कहना है कि एक विशेष बिंदु पर आकर या एक विशेष समय पर आकर के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, उससे आगे विकास नहीं कर पाती है। ठीक है ना। तो जिसका मुख्य कारण लगान या मजदूरी में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि लाभ की दर शून्य हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे ना तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इनके विचारों को बस समझना है आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्या क्लियर हुआ ये? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिस प्रकार से उत्पत्ति के हास नियम को समझाने का प्रयास किया है, जो इन्होंने कहा है कि कोई भी देश हो, चाहे वो कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, जब एक बार तो स्पीड से बढ़ती है लेकिन एक विशेष बिंदु पर जाकर के रुक जाती है। और रुकने के पीछे इन्होंने तर्क दिया है उत्पत्ति का हास नियम। भाई जो भी संसाधनों के माध्यम से देश अर्थव्यवस्था में विकास कर रहा था, अब वो संसाधन पुराने होंगे, एक समय बाद पुराने होंगे, तो अब उनका भी तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो वो रिपेयरिंग वगैरह, या फिर कहें कि जो संसाधनों से कमा रहे थे भाई, उनमें लगान समय के अनुसार धीरे धीरे जो है कर, सरकार का टैक्स बढ़ता चला जाएगा। उसी के साथ में जो है मजदूरी की रेट बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब खर्चा करने के बाद में अब वो जो कोई उद्योग या कंपनी होगी, उसका जो लाभ होगा वो शून्य की स्थिति में आ जाएगा। तो वो लाभ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अर्थ विकास जो है वो स्तब्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की, और इस आलोचना के अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम पॉइंट होगा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा इसके अंतर्गत की गई है। अब देखिए जरा, आलोचना मतलब ये कि कंप्लीट एक तर्क के रूप में जो अनुचित नहीं होना चाहिए, उचित हो। इसकी हम जितना भी हमने प्रतिष्ठित सिद्धांतों के अंतर्गत विशेषताएं देखी है, उन विशेषताओं के पॉइंटों को ही आप पकड़ लीजिए और उन्हीं की आलोचना कर मारिए, जो जो आवश्यक लगे, जो है सही लगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, कि सरकार के पक्ष की जो है अवहेलना करती है। इसने सरकार को क्या कहा है कि भाई सरकार आप जो है उद्योगों से दूर रहिए, व्यापार से दूर रहिए।
व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो व्यापार जो है उचित रूप से बढ़ेगा, तो जो है उनके लाभ बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। मतलब सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको इन्होंने इग्नोर किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात में इन्होंने बात की है कि तकनीकी स्तर की उपेक्षा की है। तकनीकी टेक्नोलॉजी को तो इन्होंने बात ही नहीं की, उस बारे में उसकी उपेक्षा की है। इसके अलावा इन्होंने जो है मध्यम वर्ग की तो बात ही नहीं की, मध्यम वर्ग की भी कंप्लीटली उपेक्षा की है। भाई मध्यम वर्ग सिर्फ धनी वर्ग को, पूंजीपति वर्ग पे ही फोकस किया इन्होंने कंप्लीटली। ठीक है। इसके अलावा विकास दर का आकलन, विकास दर का आकलन, तो विकास दर का आकलन मतलब कि जो लास्ट में हमने बात की थी वो चित्र के माध्यम से, कि एक समय जाकर के विकास जो है स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हास नियम जो लागू होता है, मानते हैं हास नियम लागू होता है, लेकिन उस हास नियम को एक समय बाद हम हटा भी सकते हैं। अगर कुछ प्रयास किए जाए तो उस हास नियम को हटा सकते हैं। तो जो जीरो बिंदु पर, जीरो पर जो आय थी, या कहें कि जो लाभ था, लाभ जो जीरो पर पहुंच चुका था, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं उसे, है ना। उत्पत्ति के हास नियम में कमी ला करके लाभ को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में मुद्रा को कम महत्व इन्होंने दिया है, मुद्रा को कम महत्व दिया है। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका की इन्होंने किस प्रकार से उपेक्षा की है, किस प्रकार से उपेक्षा की है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार पर जोर दिया है। स्वतंत्र व्यापार क्या होता है? जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है ना, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यापार पूरी तरह स्वतंत्र हो। जो पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति वर्ग है वही लोग जो है व्यापार का संचालन करते रहे। ठीक है ना, जो कि आर्थिक विकास की दृष्टि से गलत है। भाई किसी भी देश की आर्थिक विकास तभी हो पाएगा जब सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। क्योंकि पूंजीपति वर्ग या कोई भी वर्ग होगा यार, अगर वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा बाजार में, तो वो एकाधिकारात्मक भावना उसके अंदर आ जाएगी और वो अपने लालच को लेकर कार्य करेगा, ना कि देश के विकास को लेकर के। ठीक है ना। तो बाजार की आवश्यक परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि उसमें सरकार की भूमिका हो, है ना। तो जबकि सरकार ही बुनियादी ढांचे का निर्माण और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है तकनीकी स्तर की उपेक्षा। तो भाई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विज्ञान तथा तकनीकी स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पर्याप्त क्या बात ही नहीं की है, लगभग थोड़ी बहुत बात करके और उनको पास करते हुए आगे निकलते चले। इन्होंने टेक्नोलॉजी पर या विज्ञान पर कोई फोकस नहीं किया है। इन्होंने अधिकतम जो इनके सिद्धांत रहे हैं वो पूंजीपति वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। इनके कंप्लीट सिद्धांत जितने विचार है पूंजीपति वर्ग और व्यापार के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। इन्होंने कंप्लीटली सिर्फ उनको ही सपोर्ट किया है। ठीक है ना। तो विकास की दर में एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद लाभ की दर गिरना शुरू हो जाती है तथा उत्पत्ति हास नियम लागू हो जाता है। परंतु वे इस तथ्य को नहीं समझ पाए कि तकनीकी विधियों के सुधार के द्वारा, तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इस उत्पत्ति हास नियम को हटा सकते हैं, दीर्घ काल तक लागू करने से रोका जा सकता है। अर्थात कि लंबे समय तक उत्पत्ति का हास नियम लगा रहे उस पर, उसको हम हटा सकते हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के। ठीक है। इस बात को ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए और ना हमको समझा पाए। ठीक है। नेक्स्ट था मध्यम वर्ग की उपेक्षा। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास में मध्यम वर्ग की कंप्लीटली पूरी तरह से उपेक्षा की है। उन्होंने पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच विभाजन कर दिया है। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों के बीच में विभाजन कैसे कर दिया है? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते हुए श्रमिक वर्ग को कम पारिश्रमिक देने की बात कही है ना। मतलब श्रमिक वर्ग को भी कोई महत्व नहीं दिया। मध्यम वर्ग की तो उपेक्षा की ही की, साथ में श्रमिक वर्ग को भी कोई महत्व इन्होंने नहीं दिया। तो ये भी इनकी आलोचना का एक अहम हिस्सा बन जाता है उन्होंने, है ना। जबकि आर्थिक विकास के लिए जब तक मध्यम वर्ग मदद नहीं करेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। ये तो वर्तमान अर्थात की आधुनिक अर्थशास्त्र की भी विशेषता है भाई, कि आधुनिक अर्थात वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? मध्यम वर्ग का ही होता है दोस्तों। मध्यम वर्ग के कारण ही पूरा मार्केट जो है चलता है। जो मार्केट, जो बाजार की जो साइकिल होती है ना, जिसका हम इकोनॉमी साइकिल बोलते हैं, वो इकोनॉमी साइकिल जो होती है वो मध्यम वर्ग के द्वारा ही तीव्र गति से चलती है ना। जैसे आपने कभी नोट किया होगा भाई, जब भी कोई देश में त्योहार आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था एकदम उछाल पर आ जाती है। भाई कोई बड़ा त्योहार आता है ना, तो क्या इस पे खरीदी कौन करता है? त्योहारों पर खरीदी कौन करता है? भाई मध्यम वर्ग तो करता है
ठीक है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग तो खरीदी तो देश में कहाँ करेगा यार, वो तो विदेशों में जाएगा ना खरीदी करने के लिए। ठीक है ना, तो मध्यम वर्ग के द्वारा ही इसका अधिकतम संचालन किया जाता है, लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उसी मध्यम वर्ग की उपेक्षा की है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में विकास दर का आकलन। तो विकास दर के आकलन के अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की विकास दर को स्थिर अवस्था मान लिया है। उनकी यह धारणा गलत है, क्योंकि विकास दर स्थिरता पूर्वक नहीं बढ़ती बल्कि वक्त आने पर तेजी से भी बढ़ती है। मतलब इन्होंने जिस गति को बताया है ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि समय समय पर जो है कम नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी जो ग्राफ होता है इकोनॉमी का वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन समय आने पर जो है तीव्र गति से भी विकास इसमें संभव है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है मुद्रा को कम महत्व दिया जाना। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय के रूप में किया है, जो गलत है, क्योंकि मुद्रा की भूमिका अन्य रूपों में भी मिलती है। भाई पैसे की भूमिका कहां नहीं मिलेगी, इन्होंने सिर्फ जो मुद्रा है मुद्रा को सिर्फ एक ही जगह महत्व दिया है, इन्वेस्टमेंट के रूप में, है ना, एक नियोजन के इन्वेस्टमेंट के रूप में, मतलब कि कहें कि इसको एक प्रकार से निवेश ही इसका किया जा सकता है और अन्य कोई कार्य नहीं है मुद्रा का, है ना। जबकि जबकि मुद्रा के अन्य कार्य भी तो है, जैसे कि आय उत्पादन या रोजगार, इन सब में भी तो अहम भूमिका निभाती है मुद्रा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से 5 पॉइंटों के माध्यम से हमने इनकी आलोचना करने का प्रयास किया, आलोचना से संबंधित कुछ पक्षों को देखा है हमने, इसके तर्क में भी देखा है। तर्क अर्थात की विशेषताओं के अंतर्गत हम उसको तर्क कह सकते हैं, और जो है इसके विपक्ष में अर्थात आलोचनाओं के अंतर्गत भी हमने 5 पॉइंटों के माध्यम से आलोचना करने का प्रयास किया है। आलोचना के पक्ष में देखें तो अगर दोस्तों इस पूरे विश्लेषण को देखा जाए या आलोचना वाले विश्लेषण को देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, अब यार देखिए ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये काफी प्राचीन समय की बात थी, काफी प्राचीन समय की बात थी। अब प्राचीन समय की परिस्थितियां जो थी वो अलग थी वर्तमान से। भाई जो प्राचीन समय की परिस्थितियां अलग थी वर्तमान से, तो उस समय के हिसाब से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो अपनी धारणाएं व्यक्त की है वो लगभग उचित थी, क्योंकि उन्होंने पूंजीपति वर्ग अर्थात कि पूंजी जिसको हम कह सकते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग को महत्व दिया जाना, इनके दृष्टिकोण से उन्हें उस समय के अनुसार उचित लगता था, उचित प्रतीत होता था। इस कारण से उनके सिद्धांतों में भी इसी प्रकार से व्यवहारिक पक्ष समाहित था, व्यवहारिक पक्ष समा हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि विकास का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है ये व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है, और इसमें से कुछ बातें आज भी अन्य विकसित देशों में पाई जाती है। भाई पाई जाती है, अन्य विकसित देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं, उनमें आज भी ये धारणा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की धारणा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में ये कहा जा सकता है कि विकास के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे आधुनिक अर्थशास्त्रियों को नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के ये कि जो हमारे नए अर्थशास्त्री हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना। जब प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्टली इनके विचारों को समझते हुए इसके आगे का अध्ययन ही प्रारंभ कर देते हैं वर्तमान के जो अर्थशास्त्री हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट अध्ययन हो जाता है विकास पर्यावरण अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकासवादी सिद्धांतों में। दोस्तों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित सिद्धांतों का के अंतर्गत ये पहला सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सिद्धांत में हम बात देखिए, अब ये जो हमने आज डिस्कस किया है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए सिद्धांत थे, ठीक है ना। अब इनसे एक भिन्न सिद्धांत आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट कल के लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए सिद्धांत। अब एडम स्मिथ ने क्या कहा है इसी समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, तो इस बारे में जो एडम स्मिथ का क्या कहना था, तो उसको दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडम स्मिथ का सिद्धांत, एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी नए दोस्त हैं व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ से ले सकते हैं, और नंबर लेकर के आप जो है हम अपने सभी डाउट हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा साइट में हो रहा हूँ दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक है, देख लीजिए आप एक बार। टेलीग्राम की लिंक है लोधाजी क्लासेस,
टेलीग्राम की लिंक है दोस्तों। माफ करना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लोधा जी क्लासेस। इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले, सभी क्लास नोट्स मिलती रहे और हमारे डेली लेक्चर जो लिंक आपको मिलती रहे और डेली क्लास की अपडेट भी आपको मिलती रहे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर ले। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।